अब देखेंगे यहाँ पर मैंने यहाँ पर दो मैप बनाया, एक उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत। उत्तर भारत का जो हिस्सा है, इस हिस्सा में हिमालय होता है। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, और ये आपका महान हिमालय गया है कि नहीं, महान हिमालय। इसके बाद ये आपका मध्य हिमालय और इसके बाद शिवालिका। मैंने बताया कि आवाह तंत्र में भारत की नदियां को अगर जब भी पढ़ेंगे तो इसे दो भाग में पढ़ेंगे। कितने भाग पढ़ेंगे? दो भाग में। एक ऐसी नदियां जो हिमालय से निकलती है और एक ऐसी नदियां है जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है। तो दोनों नदियां में अंतर होती है। पहला ये नदियां है कि हिमालय से निकलने वाली जितनी नदियां होती है वह वर्ष भर जो है, यानी कि उस नदियां में सालों भर जो है जल रहता है, क्योंकि इसका कारण है कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां है उस हिमालय में जो बर्फ बनता है, तो बर्फ के पिघलने से जो जल जाएगा वह जल कहाँ पे जाएगा? नदी में जाएगा। तो हिमालय पर सालों भर बर्फ बनता है क्योंकि उसका ऊंचाई ज्यादा है, और ऊंचाई ज्यादा होने के कारण से तापमान कम होने के, ऊंचाई ज्यादा होगा और तापमान कम होगा वहां पर, तो तापमान कम होने के कारण से क्या बनेगा? हिमालय पर बर्फ बनेगा, और बर्फ बनने के कारण से वह बर्फ सालों भर पिघल के वह नदी में जल के रूप में प्रवाह करेगा। तो हिमालय से निकलने वाली जो भी नदी होगी वह सालों भर अपना जल रखेगी, है कि नहीं? वही बात अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत में अधिकांश नदियां, सारे नदी की बात मैं नहीं कर रहा हूं यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां जो होती है वह सालों भर जल से नहीं भरा रहता है, वह वर्षा के जल पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा? वर्षा के जल पर निर्भर करेगा। सिर्फ गोदावरी और कृष्णा को छोड़कर, जो खास करके वह भी वर्षा के जल पर निर्भर करता है, लेकिन गर्मियों के समय में वहां पर दक्षिण पश्चिम के मानसून के जल से निर्भर करता है, और ठंडी में उत्तरी पूर्वी के मानसून के जल से निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि मैंने बताया कि अववाह तंत्र की बात करेंगे तो अववाह तंत्र में जो देखेंगे यहाँ पर, तो अववाह तंत्र के आधार पर दो नदी आपने देखा। पहला देखा आपने हिमालय से निकलने वाली नदी, और दूसरा आपने देखा प्रायद्वीपीय नदी। कौन सा देखा? प्रायद्वीपीय नदी। तो हिमालय से जो भी नदी निकलेगी, ध्यान दीजिएगा, हिमालय से जो भी नदियां निकलेगी तो वह कहां से निकलेगी? हिमालय से। तो हिमालय से जो भी नदी निकलेगी तो निकलने के बाद क्या करेगा? ये वह ग्लेशियर को पिघलने से इसका जल जो है इस नदी में जाएगा, तो इस नदी में सालों भर जल रहेगा कि नहीं? दूसरी बात, जब ये नदियां की बात करेंगे तो ये नदियां अगर इस हिमालय के पर्वत श्रृंखला के उत्तर में एक ग्लेशियर है, इसका नाम है चोमयांगडुंग ग्लेशियर। चोमयांगडुंग ग्लेशियर है कि नहीं? राकसताल झील के पास है चोमयांगडुंग ग्लेशियर, मानसरोवर झील और चोमयांगडुंग ग्लेशियर झील। ये राकसताल सबके सब होता है कि यहाँ से जब नदियां निकलती है तो एक नदियां सिंधु निकलती है और एक नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र। तो इधर हिमालय है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के उत्तर से कौन सी नदी निकलता है? एक नदी सिंधु नदी, और एक नदी निकलती है कौन सा? ब्रह्मपुत्र। जब ये नदी निकलती है तो निकलने के बाद जब पर्वत श्रृंखला को काटेगा, तो काटने के बाद ये पर्वत श्रृंखला को एक प्रकार से गहरी खाई बना देगा। क्या कर देगा? गहरी खाई। और गहरी खाई जो बनाएगा जहां पर, उसको कहा जाएगा गॉर्ज। क्या कहा जाएगा? गॉर्ज। और नामचा बरुआ पर्वत है, नामचा बरुआ पर्वत है, और इस नामचा बरुआ के पर्वत के पास ब्रह्मपुत्र नदी गॉर्ज बनाती है। हिमालय से जितनी भी नदियां निकलेगी तो निकलने के बाद ये कहां पर जाए? अधिकांश नदियां बंगाल के खाड़ी, इनकी सभी नदियां जो होती है खास करके वह बंगाल के खाड़ी में गिरती है। अब ये जब बंगाल के खाड़ी में गिरेगी तो बंगाल के खाड़ी में गिरने के बाद इसकी जो स्लोपिंग होता है वह ऐसे होता है, ऐसे होता है।
तो ये स्लोपिंग इसका बहुत कम है, और कुछ का स्लोप कैसा होता है तो ये ऐसे होता है। तो जो नदी ऐसे गिरेगी और ऐसे गिरेगी तो दोनों की धारा में अंतर होगा कि नहीं होगा? इसका धारा ज्यादा होगा, इसका धारा कम होगा। तो इसका धारा कम होता है लेकिन नदी का प्रवाह तेज रहता है। इसका अववाह नदी का खास करके जल प्रवाह क्षेत्र जो होता है ज्यादा होता है, और जल प्रवाह क्षेत्र होने के कारण से वह अपने साथ सारे अवसाद को लेकर वह आगे बढ़ता है। क्या करेगा? आगे बढ़ेगा। देखेंगे नदी में बहुत सारी चीज को आगे, यहाँ का अवसाद लेकर वह दूर दूर तक जाकर बिछा देगा। तो अवसाद को ले जाकर वह क्या करेगा? दूर में ले जाएगा। और जहां पर नदी खास करके किसी सागर में गिरता है तो उस क्षेत्र को कहा जाता है मुहाना। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? मुहाना। और जहां से नदी निकलती है तो उसके कहा जाते हैं उद्गम। क्या कहते हैं? उद्गम। जैसे कि हम अगर बात करते हैं, जो कि आगे पढ़ेंगे डिटेल में, गंगा नदी। ये गंगा नदी जो निकलती है वह किस रूप में निकलती है? तो भागीरथ रूप में। किस रूप में? भागीरथी के रूप में। और ये सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। कहां से? सतोपथ ग्लेशियर। उत्तराखंड के गंगोत्री के पास एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है सतोपथ ग्लेशियर। और उस सतोपथ ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है देवप्रयाग के पास। कहां पे? देवप्रयाग के पास। ये भागीरथी नदी देवप्रयाग के पास ये अलकनंदा नदी से जाकर मिल जाती है। और जब ये भागीरथ नदी और अलकनंदा नदी ये देवप्रयाग में जब दोनों एक साथ मिलता है तो उसको कहा जाता है गंगा। यानी कि देवप्रयाग से पहले गंगा को कहा जाता था भागीरथी। क्या कहा जाता था? जैसे कि यहां से निकला तो इसे कहा गया भागीरथी। क्या कहा गया? भागीरथी। और इसके बाद ये देवप्रयाग में आकर ये यहां पर अलकनंदा नदी से मिल जाता है। और इसके बाद ये नदी जब बहता है तो इसे कहता है गंगा। क्या कहा जाता है? गंगा। तो जहां से नदी निकला उसे कहते हैं उद्गम क्षेत्र। और जहां पे नदी जाकर वह अपना अवसाद को ले जाकर वह सागर में गिरा दिया तो उस क्षेत्र को कहते हैं मुहाना। तो मुहाना पर अपने अवसाद को लाकर धीरे धीरे कई सैकड़ों वर्ष तक वह जमा करेगा, और जमा करने के बाद एक टीले के रूप में बहुत बड़ा बना देगा। तो उसे क्या कहेंगे हम? डेल्टा। उसे क्या कहेंगे? डेल्टा। तो नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद को मुहाने पर जब निक्षेप के रूप में जमा किया जाता है तो कई सैकड़ों वर्ष के बाद जो है ये एक टीले के रूप में निर्माण करता है, तो उसे कहते हैं हम डेल्टा। और जिस प्रकार से सुंदरबन डेल्टा का नाम आपने सुना होगा, डेल्टा। तो हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां होगी उसमें सालों भर पानी होगा कि नहीं होगा? तो इस प्रकार से हिमालय की नदी को हम कौन सा नदी कहते हैं? बारहमासी नदी कहते हैं। बारहमासी नदी यानी हिमालय से जो भी नदी निकलेगा उसमें सालों भर, जैसे कि हिमालय से कोसी निकलता है, हिमालय से यमुना निकलता है, हिमालय से गंगा निकलती है, तो ये सब के सब नदी में देखेंगे तो सालों भर क्या है? पानी है। सालों भर क्या होगा? पानी। और पानी का कैसे बढ़ता है? तापमान बढ़ने से। तापमान जितना बढ़ेगा उतना ग्लेशियर क्या होगा? पिघलेगा। तापमान बढ़ने के कारण से ध्यान दीजिएगा क्या होता है कि समुद्र के पानी जो होती है वह वेपोराइजेशन होता है और वह बादल का निर्माण करता है, जो कि एक मानसून के रूप में वर्षा भी कराता है। तो वह वर्षा भी नदी में जाता है। और ग्लेशियर जो बनता है वह तापमान के कमी के कारण से। जब ग्लेशियर होगा तो ग्लेशियर वह क्या करेगा? धीरे धीरे पिघलेगा। अब कहेंगे ग्लेशियर पिघलने का, जैसे हिमालय के सबसे ऊंची पर्वत, वहां पर हमेशा माइनस में तापमान रहेगा, तो वहां पर कैसे बर्फ पिघल गया? टेम्परेचर आया नहीं तो बर्फ कैसे पिघल गया? आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो वहां पर बर्फ पिघलने का कारण है कि वहां पर ग्लेशियर हमेशा बनेगा। और जब एक ग्लेशियर दूसरे ग्लेशियर को अपने साथ पकड़ के रखेगा तो किस बल के कारण से? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से। जैसे मान लीजिए आप एक पतले आदमी को हमने पकड़ के रखा, तो जोर से पकड़ के रखेंगे, नहीं छोड़ा पाएंगे। फिर दूसरे पतले आदमी को पकड़ा, फिर और थोड़ा सा, तीसरा आदमी को रखा, चौथा आदमी को रखा, ज्यादा आदमी को हम पकड़ के रखे तो धीरे धीरे मेरा पकड़ क्या होगा? कमजोर होते जाएगा। और एक समय के बाद वह पकड़ कमजोर होने के बाद वो आदमी आराम से छूट जाएगा।
तो बर्फ भी वही होता है कि बर्फ एक दूसरे के साथ जब चिपकता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से, और जब ज्यादा बर्फ बन जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल लगना कम हो जाएगा, जिसके कारण से वह बर्फ क्या होगा, स्लिप करेगा नीचे, और जैसे जैसे नीचे आएगा तो तापमान क्या होगा, इसका ज्यादा होगा, ऊपर जाने पे तापमान कम और नीचे आने पे ज्यादा। कुछ नया लीजिएगा। तो मैंने बताया कि इससे हिमालय से जितनी भी नदियां निकलेगी वह सब के सब नदी क्या बनाएगा, डेल्टा का निर्माण करेगा, और वह नदी क्या होगा, बारहमासी होगा। एक बात आपने यहाँ पर समझा, तो हिमालय की नदी यह था, और इसके बाद बहुत सारी हिमालय से जितना भी नदी है वो लुसेंट में हम बताएंगे। खाड़ी में जो गिरेगा वो क्या बनाएगा, डेल्टा का निर्माण करेगा। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? तो आपने हिमालय से नदी निकलने वाला और अप्रादीपीय नदी से निकलने वाला समझ गया। अब आपके पास प्रश्न आता है कि सर हिमालय से जो नदी निकलती है वह एक झील बनाता है, उस झील का नाम है गोखुर झील। घोड़े के नाल की तरह झील बना देता है, वह झील कैसे बनता है, ये भी झील होता है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां एक झील बनाती है, उसको कहते हैं गोखुर झील। अब ये झील कैसे बनाता है वो भी समझिए। सारे कंसेप्ट को समझने के बाद आपको पूर्ण रूप से ये याद हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, कोई नदी निकला, ऐसे कोई निकला, देखिए ये नदी का दिशा है। जैसे मान लीजिए ये नदी हिमालय से निकला, हिमालय से निकला, ये नदी कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये फिर ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे आएगा। एक समय के बाद क्या होता है, एक समय के बाद क्या होता है, नदी अपना दिशा को बदल लेता है। हिमालय से निकलने वाली अधिकांशतः नदियां जो है अपनी दिशा को बार बार चेंज करती रहती है। इसमें सबसे बड़ा खूंखार कोसी नदी है। कभी भी कोसी के किनारे में, अगल बगल में, खासकर सीमांचल एरिया, जो अभी बाढ़ का समय आया है, नेपाल का जो फाटक खुला हो गया है, तो वह रात को अपना एरिया को छोड़ दिया होगा, क्योंकि कब वह उसके रात में ही उस बस्ती को, उसको जो है पूर्ण रूप से कोसी के रूप में बना दे, उसका कोई ठिकाना नहीं है। दिशा को चेंज करता रहता है। तो ये क्या करेगा, ये पानी, ये नदी भी क्या करेगा, देखिएगा भाई इतना घूम के हम क्यों जाएंगे, हमारे लिए जब हमको यहाँ पर ही जाना है तो सबसे शॉर्ट रास्ता इसको बना दो। तो क्या करेगा, अब जो नदी था ये कैसे हो गया, अब नदी की धारा की दिशा कैसे हो गया, ऐसे। और ये भी पहले नदी का ही दिशा था, लेकिन ये किस प्रकार बन गया, तालाब की तरह। और ये तालाब किसके, घोड़े के नाल की तरह। तो जहां पे पानी की जल स्थिर हो, जमाव हो, नदियों के द्वारा, समुद्र के द्वारा किसी प्रकार के जल को किसी क्षेत्र में वह लाकर सीधा स्थिर कर दिया है, उसी को कहा जाता है झील। क्या कहा जाता है, झील। और इसी कहा जाता है गोखुर झील। क्या कहा जाता है, कौन सा झील कहा जाएगा, जैसे